हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। हमारा तो कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करें, अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पे गद्य खंड का बड़े भाई साहब पाठ लिया हुआ है। अब बड़े भाई साहब वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर रिवीजन करते हैं तो आपको फिर से रिकॉल हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था। सबसे पहले तो बड़े भाई साहब, यह जो लेखक बता रहे हैं ये कौन है। बड़े भाई साहब इन लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी के बड़े भाई हैं, जिसके बारे में उन्होंने बताया है कि उनकी क्या क्या आदतें थीं, वे क्या क्या करते थे, वे अपने छोटे भाई का कैसे ख्याल रखते थे। इन सारी बातों को हम देखेंगे इस पाठ में वापस से, और आप उस चीज़ को से रिकॉल करिए, और जिससे कि आपका बेस पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस पाठ का प्रथम भाग है जिसमें बड़े भाई साहब एक कक्षा को 2-3 साल में पास करते थे। अब जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि बड़े भाई साहब क्या करते थे, वे सोचते थे कि वह किसी भी मकान की जो बुनियाद होती है वह जब तक मजबूत ना बने तो वो मकान अच्छा नहीं होता है। इसी तरह से वे भी एक कक्षा को 2 साल में और कभी कभी 3 साल में भी पास किया करते थे। वे किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते थे, वे धीरे 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 उस काम को करते रहते थे। फिर हमने देखा बड़े भाई साहब का स्वभाव से अध्ययनशील होना। वे स्वभाव से बहुत अध्ययनशील थे, बहुत पढ़ते रहते थे। अब वे क्या पढ़ते थे, वे अपनी कॉपी किताबों में कभी कुत्ते के चित्र बनाते, कभी बिल्ली के चित्र बनाते, कभी शेर के चित्र बनाते, और पता नहीं जाने क्या क्या लिखते थे। कभी बड़ा भाई, धीरे धीरे, कुछ और ऐसे शब्दों का वे उपयोग करते थे। घंटों बैठ करके वे पढ़ते ही रहते थे, लेकिन कुछ भी लेखक को इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर ये लिखते क्या रहते हैं। इतनी गंभीर सोच उनकी लेखक की नहीं थी कि वे अपने बड़े भाई के शब्दों को समझ पाए। उस शब्दों की जो तारतम्यता बड़े भाई बनाते थे वे लेखक कभी नहीं समझ पाते थे। फिर उसके बाद लेखक का पढ़ने में लेखक का पढ़ने में मन ना लगना। अब लेखक को बड़े भाई साहब हमेशा डांटते रहते थे। कहीं पर भी वे जाते थे तो बोलते थे, कहाँ अभी कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो, और ऐसा करके वे लेखक को डांटते रहते थे। अब लेखक यहाँ पे बताते हैं, मेरा कभी भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। जैसे बड़े भाई साहब बैठे रहते थे, घंटों बैठ करके वो अपनी में चित्र बनाया करते थे। क्या पढ़ते थे क्या नहीं पढ़ते थे ये लेखक को कभी भी समझ में नहीं आया था। और वे क्या करते थे, एक बार थोड़ा सा पढ़ा और फिर वापस उठ जाते थे। उनका किसी भी तरह से मन नहीं लगता था। फिर मैंने आपको बताया था कि लेखक द्वारा टाइम टेबल का बनाया जाना। अब यहाँ पे एक बार की बात है, लेखक खेलने के लिए गए हुए थे, और उधर पे फिर जैसे उन्होंने बड़े भाई ने उनको देख लिया था और घर आकर के खूब डांट पिलाई थी। ये भी बोला था कि आप तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हो, अंग्रेजी जानते हो कि बड़े बड़े लोग तक अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, और तुम यहाँ पे खेल खेल करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरीके से वे उन्हें डांटते रहते थे। अब इस कारण से जो लेखक थे वे रोने लग जाते हैं, और रो करके फिर वे सोचते हैं, रोना धोना करके फिर 1-2 घंटे बाद में सोचते हैं कि नहीं, बड़े भाई जो हैं वे सही बात कहते हैं। और इसलिए वे क्या किया, उन्होंने टाइम टेबल बना लिया, और टाइम टेबल बना करके उसको यह सोच करके बनाया कि अब मैं कल से पूरी तन्मयता से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में बैठ करके पढ़ाई करूंगा। फिर क्या हुआ, टाइम टेबल टाइम टेबल तो बन गया था, लेकिन उसका पालन नहीं हो पाया। अब लेखक का मन जो था वो हमेशा खेलने में ही लगा रहता था। बाहर की हरियाली देख करके, बाहर की जो रोशनी है, बच्चों की खिलखिलाहट की आवाज आना, पतंगों का उड़ना, ये सब लेखक के मन को बहुत अधीर कर देता था। और फिर वे क्या करते थे, खेलने के लिए निकल जाया करते थे। इस तरह से वे अपनी चीजों को, वे जो टाइम टेबल बनाया करते थे उसका कभी भी पालन नहीं कर पाते थे। फिर आता है बच्चों पाठ का दूसरा भाग, जिसमें बड़े भाई फेल हो जाते हैं और छोटा भाई पास हो जाता है। बड़े भाई उसी क्लास में रहते हैं और छोटा भाई एक क्लास आगे बढ़ जाता है। तब उनको, बड़े भाई को बड़ा दुख होता है कि मैं इस क्लास में रह गया, और छोटा भाई अपने आप में बहुत गर्व महसूस करता है। उसे अहंकार आ जाता है कि हाँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं तुम उसी क्लास में पढ़ रहे थे, मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ, तो अब आप मुझे किसी भी तरह से डांट नहीं सकते हो, किसी भी तरह से मुझे फटकार नहीं सकते हो। तो इधर पे यही बताया गया है कि बड़े भाई साहब फेल हो गए हैं और छोटा भाई पास हो गया है, जिसका अहंकार छोटे भाई को आने लग गया था, और वह खेलता रहता था पूरे टाइम पे।
एक बार की बात है, वह खेल रहा था और खेलते खेलते जब उन्होंने बड़े भाई ने देख लिया कि लेखक खेल रहे हैं, तब उन्होंने खूब अच्छा डांटना शुरू किया कि तुम क्या समझते हो कि अगर तुमने एक क्लास पास कर ली है तो तुम बहुत बड़े हो गए हो, इतना अहंकार आ गया है। इतना अहंकार तो रावण जैसे चक्रवर्ती राजाओं की को भी नहीं आया था। रावण कितना घमंड करता था, और हालांकि वो चक्रवर्ती था, और यहाँ के जो अंग्रेज़ों का जिसमें राज हुआ करता है, अंग्रेज़ कभी चक्रवर्ती नहीं बने क्योंकि उसकी स्वतंत्रता को किसी किसी राज्य ने स्वीकारा और किसी किसी ने उसकी पराधीनता को नहीं स्वीकारा था। इसलिए अंग्रेज़ कभी भी चक्रवर्ती नहीं बने थे। रावण बना था, लेकिन रावण का भी बाद में क्या हश्र हुआ था, उसे भी पानी देने वाला कोई नहीं मिला था। आखिर उसने उसका जो अहंकार था उसने उसकी मृत्यु ही करवा दी। फिर उसके बाद शैतान के बारे में भी उन्होंने बताया कि तुमने शैतान के बारे में सुना था, उसे भी कितना अहंकार हो गया था, लेकिन अंत में क्या हुआ, उसे नरक में ही जाना पड़ा था। फिर उन्होंने बताया कि इतिहास में राजाओं के नाम याद रखना कितना मुश्किल होता है। तुम पढ़ाई करते हो, तुम जब मेरी कक्षा में आओगे तब तुमको समझ में आएगा कि इतिहास में कितने हेनरी हुए हैं। 8-8 हेनरियों के नाम याद रखना, किस समय में कौन से हेनरी के समय कौन सी दुर्घटना हुई थी, क्या हुआ था, उस सारे सनों को याद रखना, क्या ये तुम सोचते हो कि ये बहुत आसान काम है? नहीं, ये बहुत कठिन काम है। फिर ज्योमेट्री में अ ब ज की जगह अ ज ब लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो बहुत बुरा फ़र्क पड़ता है। तुमको पता है कि अगर मैंने अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो मेरे नंबर कट हो जाते हैं। ये क्या बात करके रखते हैं, ये जो शिक्षक है, अध्यापक हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं पता नहीं। इस बारे में वो बताते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि लेखक को वो समझाते हुए बताते हैं कि समय की नियमितता के संबंध में निबंध लिखो, और वो भी 3-3 4-4 पेज का। इतना सारा, ये सभी को पता है कि भाई अगर समय की नियमितता रहेगी तो हम अपने काम को बड़े ही अनुशासन के रूप में कर पाएंगे। हमारी जग में वाहवाही होगी, हमें लोग बहुत ही सम्मान देंगे। तो इसके लिए ये 4-5 लाइनों को लिखने के लिए क्या मैं 100-200 शब्द लिखूं, और 4-5 पेज लिख करके भी बोलते हैं संक्षिप्त में लिखो। ये क्या बात होती है? एक तरफ ये भी कहते हैं कि 200 शब्दों को लिखो या 4-5 पेज का लिखो, और एक तरफ ये बोलते हैं संक्षेप में लिखो। ये तो गलत बात है। शिक्षकों को ये ध्यान नहीं रहता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। इस तरह से वह लेखक के बड़े भाई बोलते हैं। वे बोलते हैं कि यही तो रटंत शिक्षा की ओर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है इस चीज़ में, ये गलत है। इस तरीके से लेखक को वे समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर तुम्हें पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तब लेखक को थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि नहीं, मेरे बड़े भाई गलत नहीं कह रहे हैं, वे सही कह रहे हैं। और जिस समय वे खाना खाते रहते हैं उस दिन का उन्हें खाना बड़ा ही फीका फीका लगता है, क्योंकि क्या हुआ था, लेखक को डांट पड़ चुकी थी उनके बड़े भाई की। और फिर पाठ के तीसरे भाग में एक बार फिर से बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं और छोटा भाई आगे बढ़ जाता है। छोटा भाई 8वीं कक्षा में अब पहुंच चुका है। अब उसको घमंड और अच्छे से आने लग गया है, उसको मतलब लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी को और घमंड आने लग गया है कि अब क्या कर सकते हैं बड़े भाई। अब तो वे खुद एक कक्षा पीछे हो चुके हैं, और इस तरह का सोच करके वे आगे खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, कनकौए उड़ाने लगते हैं। कनकौए मतलब पतंग उड़ाने लगते हैं। खूब उनका अब जो बड़े भाई रहते हैं उनका रुतबा धीरे धीरे कम होने लगता है। वे खुद भी इस बात को समझने लगते हैं कि अब मैं अपने छोटे भाई को नहीं डांट सकता, क्योंकि वे खुद इस बात को समझ रहे थे कि मैं फेल हो रहा हूँ और छोटा भाई धीरे धीरे एक एक क्लास आगे बढ़ता जा रहा है। अब छोटा भाई अपने आप में खूब गर्वान्वित महसूस कर रहा है, वह अहंकारी होता जा रहा है। तो एक बार की बात होती है कि लेखक अपने दोस्तों के साथ कनकौए उड़ाते हुए बाहर जो रोड रहती है उसमें वे जा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं से कोई एक पतंग आ जाती है। वो उस पतंग को पकड़ने के लिए लेखक और उनके दोस्त आगे आगे जाते रहते हैं। उसी बीच में जो इनके बड़े भाई हैं वे मिल जाते हैं। उस समय वे देख लेते हैं छोटे भाई को कि ये छोटा भाई इस कनकौए मतलब इस पतंग के आगे पीछे पीछे भाग रहा है, और वे उसी समय लेखक को पकड़ लेते हैं और खूब डांट लगाते हैं कि तुमने क्या समझ के रखा है कि ये जो गली मोहल्ले के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, तुम इनके साथ खेलोगे? ये हमारी जमात के नहीं है, ये नीचे लोग हैं।
इनके साथ तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। और तुम क्या समझते हो, तुमने एक दर्जा पास कर लिया, तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो तो बहुत बड़ा काम कर लिया है। 8वीं कक्षा में तो लोग नायब सूबेदार बन जाते हैं और तुम इनके साथ खेल रहे हो जो गली मोहल्लों में खेलते हैं, जिनके साथ हमारी कोई बराबरी ही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ खेल रहे हो। तुम क्या समझते हो कि तुमने यदि पास कर लिया है तो तुम क्या मुझसे बड़े हो जाओगे? मैं तब भी तुमसे 5 साल ही बड़ा रहूंगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बिन पढ़े ही बहुत समझदारी से रहते हैं। आप अपने अम्मा दादा को ही ले लो। हमारे अम्मा दादा, अम्मा ने तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और जो दादा हैं उन्होंने 4-5 जमात तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद उनकी भी छूट गई। लेकिन वे पूरे घर का खर्चा रखते हैं, वे समझदारी से ही हर काम करते हैं। सब अगर मैं मान लो बीमार भी पड़ जाता हूँ तो तुम्हारे पास तो उनको अम्मा दादा को तार देने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन यदि दादा होते हैं तो वे समझदारी से काम करते हैं, वे पहले खुद इलाज करते हैं और जब उनसे नहीं बनता है तो फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। वे कितने समझदार हैं। तो यदि तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक एक कक्षा करके आगे बढ़ते जाओगे तो तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ऐसा करके वह अपने छोटे भाई लेखक को खूब डांटते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि तुम ये क्या समझ रहे हो कि यदि इस तरीके से तुम आगे बढ़ोगे तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा? तुमको अभी मेरे जो शब्द हैं ये जहर के समान लग रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई ही करूंगा। मैं तुम्हें कभी भी दूसरे गलत रास्ते में नहीं जाने दूंगा। और ऐसा कहते कहते वह उसको लेखक को समझाते हैं और लेखक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जो लेखक है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरे बड़े भाई हैं और इनकी बात को मुझे मानना ही पड़ेगा। वे उनके लिए, लेखक के मन में बड़े भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा भाव उमड़ाती है। और उसी बीच में एक कनकौआ, मतलब एक पतंग टूट करके आती है। और वह टूट करके कहने से मतलब है कि उसका धागा डोरी जो रहती है वो टूटी हुई आती है। और जो बड़े भाई साहब हैं वे उस पतंग की जो डोर है उसको पकड़ करके दौड़ने लग जाते हैं और अपने कमरे की ओर चलने लग जाते हैं। और जो छोटा भाई है अर्थात लेखक है, वे भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो बच्चों, ये है कहानी पूरी। पाठ हमारा जो है बड़े भाई साहब पर केंद्रित है। इस बड़े भाई साहब के इर्द गिर्द ही पूरी यह कहानी चलती है और छोटे भाई इसके दूसरे पात्र के रूप में हैं। तो पूरी जो कहानी है वह बड़े भाई साहब पर केंद्रित होने के कारण हम सबसे पहले उनकी विशेषताओं को जान लेते हैं। बड़े भाई साहब की विशेषताएं, वे अध्ययनशील व परिश्रमी हैं। अध्ययनशील और परिश्रमी कैसे थे? वे हमेशा पढ़ते रहते थे, चाहे सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, वे हमेशा ही पढ़ाई करते रहते थे। एक कक्षा को 2-2 3-3 साल लग जाते थे उन्हें पास करने में। फिर उसके बाद है कर्तव्यनिष्ठ। वे कर्तव्यनिष्ठ भी थे। वे लेखक को बहुत अच्छे से समझाते थे कि तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें आगे पढ़ना है। और इसके लिए वे उनसे बोलते भी थे कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें गलत राह पर नहीं जाने दूंगा। फिर संयमी व त्यागी स्वभाव। लेखक की जैसे लेखक पतंग उड़ाते थे, खेलने जाते थे, ऐसा उनका भी मन करता था। किसका? बड़े भाई साहब का। बड़े भाई साहब भी चाहते थे कि वे भी कनकौए उड़ाएं, कनकौए मतलब पतंग उड़ाएं। वे भी बाहर घूमने जाएं, दोस्तों से मिलें, दोस्तों से बातें करें, उनके साथ रहें। लेकिन वे क्या सोचते थे, यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा जो छोटा भाई है मैं उसे कैसे समझा पाऊंगा। इसलिए वे अपने आप को नियंत्रित कर लेते थे और अपना संयम और त्यागी स्वभाव का उदाहरण पेश करते थे छोटे भाई के सामने। फिर है उपदेश कुशल। वे उपदेश कुशल भी थे। वे हमेशा ही लेखक को समझाते रहते थे, बहुत ज़्यादा डांटते भी रहते थे कि तुम ऐसा करोगे तो आगे बढ़ोगे, यदि ऐसा नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। ऐसी सारी बातें वे समझाया करते थे। फिर जिम्मेदारी व संकल्पी भी थे। वे जिम्मेदार थे। वे अपने बड़ों का आदर करते थे और साथ में फिजूल खर्ची से बचते भी थे। फिर इसके बाद है बुद्धिमान व तार्किक होना। वे बुद्धिमान भी बहुत थे। कैसे? वे अपनी हर बात को इस तरह से छोटे भाई के सामने पेश करते थे जिससे कि छोटे भाई की जितनी भी बातें हैं सब उसकी बोलती बंद हो जाए। सही मायनों में तो ये बोलना चाहिए कि उसकी बोलती बंद हो जाए। कि वो ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करते थे जैसे रावण का होना, अम्मा दादा के ने पढ़ाई नहीं की है तब भी वो कैसे कैसे कितने अच्छे से संभाल लेते थे पूरे घर को। इस तरीके के उदाहरण पेश करके वे लेखक की बोलती ही बंद कर देते थे। तो ये है बुद्धिमान व तार्किक होना। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा जितना भी ये जो कहानी है हमारी,
बड़े भाई साहब, ये पूरी बड़े भाई के ऊपर आधारित है और हमने इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश की है कि बड़े भाई किस तरह से अपने छोटे भाई का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे। वे चाहे खुद भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वे घंटों बैठे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे ये तो वही जाने। लेकिन ये है कि वह लेखक को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करते थे। वे एक बड़े भाई के रूप में अपने छोटे भाई के लिए किस तरह से समर्पित होना है, कितना वह त्यागी थे, कितने संयमी थे, इन सब बातों का पता चलता है। तो बच्चों, यहाँ पर इस चीज़ को आप और अच्छे से रिवाइज़ करिए और किताब को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? धन्यवाद।